वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो का एक पार्ट मैं ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ और हमने वहां पर जो मणिपुर में एग्जाम हुआ था इस साल नीट का उसके क्वेश्चंस कवर किए थे। क्वेश्चन कवर करने का लॉजिक ये था कि हम क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे एक एक ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए, सो दैट हमें ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से लिया गया और कितनी एनसीईआरटी की डेप्थ से लिया गया है, ताकि हमारी जो 2024 की प्रेपरेशन है वो ज्यादा रोबस्ट हो पाए। और इसका एक सेक्शन वीडियो का ऑलरेडी अपलोडेड है, हम दूसरे सेक्शन पर है। तो मैंने जहां पिछले सेक्शन पे छोड़ा था उसके जस्ट बाद में शुरू कर रही हूँ। तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को वहां कराया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 148। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था वहां का। हम क्वेश्चन नंबर 149 से शुरू कर रहे हैं और हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे। जैसा मैंने कहा, ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से कवर होता है उसका कितना डेप्थ एनसीईआरटी से लिया गया है, ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस साल की प्रेपरेशन कितनी आउट ऑफ एनसीईआरटी करनी है और कितनी विद इन एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी को कैसे रीड बिटवीन द लाइंस वाले कॉन्सेप्ट से रीड करना है, अदरवाइज एनसीईआरटी आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही बहुत सारी सीरीज लेकर आऊंगी जो हमारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर होगी, ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना भी आ जाए और कितनी डेप्थ तक पढ़ना है ये समझ भी आप लोगों को हो जाए। ठीक है, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेटा मोर्फोलॉजी से लिया गया है। मोर्फोलॉजी कुछ स्टूडेंट्स की फेवरेट होती है जिनको इसके एग्जाम्पल्स याद हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उनको एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। तो थोड़ा बहुत निमोनिक बनाकर आप एग्जाम्पल याद करोगे तो याद हो जाएंगे। कुछ आपको रिलेट भी करना पड़ेगा, कुछ जो हमारे गार्डन प्लांट्स है उनको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। तो मोर्फोलॉजी बहुत ईजी हो जाती है। तो मैच द फॉलोइंग में एक तरफ लिखा हुआ है टाइप ऑफ फ्लावर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एग्जाम्पल। तो आपको ABCD को मैच करना एग्जाम्पल से। आप वीडियो पॉज करके एक बार अपना खुद का आंसर देख लीजिए, इसके बाद मैं अपना एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाइगोमोर्फिक बोला गया है। जाइगोमोर्फिक एक सिमेट्री होती है। अगर हम किसी भी फ्लावर को एक सिंगल वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वर्ड यूज किया जाता है जाइगोमोर्फिक। एक सिंगल वर्टिकल प्लेन, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो जाइगोमोर्फिक हो गया। अब जाइगोमोर्फिक में हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या है? हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा जाइगोमॉर्फिक में पीजी क्लासेस भागो। ये मैंने आपको निमोनिक बता दिया है। जागो पीजी क्लासेस भागो। तो किसी को उठाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी उठो और जल्दी से क्लासेस भागो। पीजी क्लासेस मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन हम अभी हमारा यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट से मतलब नहीं है। जागो से हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। पी से पी हो जाएगा मटर वाला। जी से गुलमोहर होगा। क्लासेस से होगा कैशिया। और भागो के बी से याद रखना है बीन्स। तो जागो पीजी क्लासेस भागो। पी गुलमोहर कैशिया बीन्स ये किस में मिलेंगे? जाइगोमॉर्फिक में। ये निमोनिक्स आपको कुछ टाइम के लिए ही चाहिए होती है, उसके बाद आपका सेट हो जाता है ये सारा दिमाग में, तो आपको निमोनिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो जाइगोमॉर्फिक में यहाँ पर कैशिया से मैच कर देंगे, जागो पीजी क्लासेस भागो से। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर का टाइप है। जब फ्लावर में सुपीरियर ओवरी होगी तो हम उसे हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। मतलब गाइनस के नीचे सब कुछ है। मतलब जो बाकी फ्लोरल पेटल्स हैं या फिर सेपल्स हैं या फिर स्टेमिन्स है वो फ्लोरल वो गाइनस गाइनस के नीचे वाले हिस्से से आ रहे हैं, मतलब ओवरी के नीचे वाले हिस्से से आ रहे हैं। तो ओवरी की लोकेशन क्या होगी? सुपीरियर। हाइपोगाइनस तो सुपीरियर ओवरी होगी। तो इसका निमोनिक क्या याद रखेंगे? तो हमारे पास है मुफ्त, मुफ्त का चाउमीन ब्रिंग्स हैप्पीनेस। मुफ्त का चाउमीन ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अगर अब आपको कोई मुफ्त में चाउमीन खिला रहा है तो आपको अच्छा लगेगा ना? मुफ्त का चाउमीन खा के अच्छा लगेगा ना? तो मुफ्त के MU से याद रखना है मस्टर्ड। चाउमीन से याद रखना है चाइना रोज। ब्रिंग से याद रखोगे ब्रिंजल। हैप्पीनेस से याद रखोगे हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस के अंदर यहाँ किससे मैच कर देंगे? हम मस्टर्ड से मैच कर। बहुत इजी क्वेश्चन। फिर पेरीगाइनस आ जाता है। जब जो थैलेमस होता है वो फ्लास्क या कप शेप्ड हो जाता है तो हम पेरीगाइनस बोलते हैं फ्लावर को। और थैलेमस के फ्लास्क और कप शेप्ड होने की वजह से जो ओवरी है वो हाफ इंफीरियर दिखाई देती है, फुली इंफीरियर नहीं होती, क्योंकि जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो थैलेमस की शेप की वजह से थोड़े ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो आप एनसीईआरटी का इसका पिक्चर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। पेरीगाइनस थैलेमस कप शेप्ड या फ्लास्क शेप इसमें मिलेगा। इसमें PRP याद रखो, प्लम रोज एंड पीच।
प्लम, रोज एंड पीच, तो हमारे पास प्लम है, हम इसको प्लम से मैच कर देंगे। हाफ इंफीरियर इसलिए है क्योंकि थैलेमस ओवरी के साथ फ्यूज नहीं है। एपिगाइनस में आप देखोगे कि थैलेमस ओवरी से फ्यूज्ड है, और ओवरी जो है इंफीरियर है, कंप्लीटली इंफीरियर है पोजीशन में, और बाकी फ्लोरल पेटल्स ओवरी के ऊपर से आ रहे हैं बेटा। बाकी फ्लोरल पेटल कहाँ से आ रहे हैं? ओवरी के ऊपर से आ रहे हैं। तो एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी होगी। ईसीजी सबने देखा होगा, हॉस्पिटल सीन देखा है ना, सीरियल्स में, मूवीज में, एंड आई होप रियल लाइफ में तो देखने को ना मिले, तो उसमें हम ईसीजी देखते हैं ना। आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो ईसीजी सबको पता है। तो यहाँ पर ईसीजी प्लस रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर करेंगे। ई से एपिगाइनस हो जाएगा, ठीक है। सी से हमारा कुकुम्बर हो गया, एंड जी से गुआवा हो जाएगा, प्लस रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर दो फ्लोरेट्स होते हैं, उनमें से हम रे फ्लोरेट की बात कर रहे हैं। तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, डिस्क फ्लोरेट की बात नहीं कर रहे। तो जाइगोमॉर्फिक अब हमने पूरा मैच कर दिया, आप इसमें से सही आंसर ढूंढ लेना। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below are two statements. Statement one, the process of translocation through phloem is unidirectional, but through xylem it is bidirectional. गलत लिखा है, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल होती है और फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल होता है, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। आपको क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद खुद का आंसर निकालना है, एंड देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है। अगर मैं आप लोगों के लिए हर क्वेश्चन में 1 मिनट 2 मिनट का पॉज दूंगी, अननेसेसरली वीडियो बड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। ठीक है, तो आप लोग खुद से पॉज दे देना। द मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। ठीक है, अगर यहाँ कैल्शियम होता तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती। कैल्शियम क्या है? इमोबिलाइज्ड है, वो मोबिलाइज नहीं किया जा सकता। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है, मैम सल्फर एक चैप्टर में तो मोबिलाइजेबल में दिया हुआ है और एक में नॉन मोबिलाइजेबल में दिया हुआ है, तो आपको सल्फर को नॉन मोबिलाइजेबल मोबिलाइजेबल में ही कंसिडर करना है। नॉन मोबिलाइजेबल में आप कैल्शियम को ही कंसिडर करेंगे। तो स्टेटमेंट जो वन है वो तो इनकरेक्ट हो जाती है और स्टेटमेंट टू करेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन अब इसके बाद मुझे पहले, क्योंकि मैं बॉटनी का पोर्शन आपको कवर करा रही हूँ फिलहाल, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि इसके बाद बॉटनी का कौन सा क्वेश्चन आया है। 155th क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटनी। 155th क्वेश्चन खोल लेते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली? ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, वीडियोस भी बनाई है, एक बार आप वहां जाके रेफर कर लेना। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका की बात हो रही है, उसकी फैमिली का नाम क्या है? मस्सिडी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 155 के बाद हमारा 157 बॉटनी के कोर्स से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वीसेंट स्टेज? क्वीसेंट बताया है क्लासेस में भी काफी बार, शांत ऑफ सेल साइकिल। तो शांत फेज कौन सा है सेल साइकिल का, जिसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं होता? और एक्चुअल डिवीजन किस में नहीं हो रहा? अब आप कहोगे मैम इंटरफेज में भी तो एक्चुअल डिवीजन नहीं होता, एक्चुअल डिवीजन तो एम फेज में होता है, लेकिन तैयारी तो डिवीजन वाली हो रही है, राइट? तो डिवीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा, ना एक्चुअल डिवीजन हो रहा ना प्रेपरेशन हो रही, तो वो होता है जी नोट, मतलब डिफरेंशिएशन वाला। मेटाबॉलिकली सेल सुपर एक्टिव रहेगी, अपना सेल फंक्शन करती रहेगी, बस डिवीजन नहीं करेगी, इसलिए सेल को शांत बोलते हैं। ना तो डिवीजन करती ना डिवीजन की तैयारी करती। इंटरफेज में डिवीजन की तैयारी करती है और एम फेज में डिवीजन एक्चुअल में करती है। ठीक है, तो हमारा 157 तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक ये आप ये समझ सकते हैं कि वन वर्ड टाइप आंसर क्वेश्चन था। देन 158 देखिए, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट। बिल्कुल सही, आरएनए अनस्टेबल होता है, फास्टर रेट पर म्यूटेट करता है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक्सप्लेनेशन वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो आरएनए अनस्टेबल है, म्यूटेट करता है फास्टर। इसके बाद 158 क्वेश्चन हो गया हमारा। 158 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163 होगा। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 163 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए एक सॉब्रिकेट है ना, इविल क्वार्टेट, और इविल क्वार्टेट के अंदर चार चीजें आती है। सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, देन हम बात करते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो जिसमें ओनली ओनली लगा रखा है वो तो सारे गलत हो जाएंगे। तो ओवर एक्सप्लोइटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसमें ओनली नहीं लगाया,
अगर ओनली लगा देता तो ये भी रॉन्ग हो जाता। तो इसमें दो और ऐड कर सकते हैं क्योंकि ओनली नहीं लगा हुआ, तो को एक्सटिंक्शन एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन। ओवर एक्सप्लोइटेशन क्या होता है कि जितनी रेट से कोई स्पीशीज रिप्रोड्यूस कर रही है, आप उससे ज्यादा रेट से उसे एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लोइटेशन। हैबिटेट लॉस, आपने पूरा जंगल साफ कर दिया तो किसी के रहने की जगह खत्म कर दी, दैट इज हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक बड़े एरिया को ह्यूमन एक्टिविटीज करने के लिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो बड़ी टेरिटरी रिक्वायरमेंट रखते हैं उन एनिमल्स के लिए परेशानी हो जाएगी और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। को एक्सटिंक्शन, दो स्पीशीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा जुड़ी है कि अगर एक स्पीशीज इस अर्थ से एक्सटिंक्ट होती है तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देन एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है, किसी दूसरी स्पीशीज की वजह से इंडिजिनस स्पीशीज का खत्म होना एलियन स्पीशीज इन्वेजन कहलाता है। और ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई फॉरेन स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस फॉरेन स्पीशीज का प्रीडेटर हमारे इकोसिस्टम में नहीं होता। एज अ रिजल्ट फॉरेन स्पीशीज बहुत ज्यादा फ्लरिश करती है, और जब बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी तो क्या होगा कि वो अपने प्रे को ओवर एक्सप्लोइट करेगी, एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से हमारी इंडिजिनस स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चंस है जो शायद सारे बच्चों ने करेक्ट किए होंगे। 163 के बाद हमारे पास आता है 168। 168 ये रहा, देखिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो जीन होती है उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है। कौन से क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। और वो जीन होती है बेटा बीटा ग्लोबिन चेन की जीन होती है। बीटा ग्लोबिन चेन की जीन की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। तो देर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन, ये तो करेक्ट है, ठीक है। इन द बीटा ग्लोबिन देर इज वैलीन इन द प्लेस ऑफ लाइजीन। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है VHL TPDD, ये याद रखना है बेटा। वैलीन फर्स्ट पोजीशन पर होता है, हिस्टडीन सेकंड पोजीशन पर होता है, लाइजीन थर्ड पोजीशन पर, सॉरी ल्यूसीन थर्ड पोजीशन पर होता है, थ्रेओनिन फोर्थ पोजीशन पर होता है, प्रोलीन फिफ्थ पोजीशन पर होता है, DD ग्लूटामिक एसिड। ये वन लेटर कोड है अमीनो एसिड्स के, अगर नहीं याद तो कर लो, 12th की एनसीआर केमिस्ट्री में भी आएंगे ये। तो V से वैलिन, H से हिस्टडीन, L से ल्यूसीन, T से थ्रेओनिन, P से प्रोलीन, D ग्लूटामिक एसिड। DB ग्लूटामिक एसिड है एंड अनदर DB ग्लूटामिक एसिड है। तो ये VHL TPDD होता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ये अमीनो एसिड हो गया, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, फिफ्थ पर ये, सिक्स्थ पर ये और सेवेंथ पर ये। तो जो सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसमें म्यूटेशन होती है, इसके न्यूक्लियोटाइड के अंदर म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसवर्जन होता है बेसिकली। और उस ट्रांसवर्जन की वजह से ग्लूटामिक एसिड ना रहकर वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज है, वैलिन नॉन पोलर है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लो ऑक्सीजन टेंशन के अंदर या लो ऑक्सीजन कंडीशन के अंदर ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, ये पॉलीमराइज होने लगती है, मतलब एक दूसरे के साथ इकट्ठी होने लगती है, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप में भी चेंज आ जाता है, सिकल शेप हो जाती है आरबीसी की। ऐसी आरबीसी जो है ना, ये ब्लड वेसल्स में भी ब्लॉकेज क्रिएट करती है, और इनकी लाइफ स्पेन 120 डेज ना होकर 10 to 20 डेज ही होती है। तो ये जो कंडीशन है इसमें अनीमिक कंडीशन हो जाती है, मतलब ब्लड की कमी दिखाई देने लगती है, हालांकि ब्लड की कमी नहीं है, लेकिन बीटा ग्लोबिन चेन कैसी बन रही है, डिफेक्टिव। ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है, मैंने कहा आपका सारा डेप्थ में कवर कर दूंगी, सारा एनसीईआरटी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कवर हो गया जितना इन्फॉर्मेशन मैंने बताया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गई हमारी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट होता है ना कि वैलिन लाइसिन में कन्वर्ट होता है, तो ये गलत हो गया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, तो क्योंकि एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। अब इसमें लिखा है इट इज द नॉर्मल जीन यू इज रिप्लेस्ड बाय ए। यू कैसे होगा जीन के अंदर बेटा, सोच के देखो, कभी यू हो सकता है क्या जीन के अंदर, नहीं ना। जीन क्या है, डीएनए का हिस्सा, डीएनए में यूरासिल नहीं प्रेजेंट होता। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, थाइमिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन ये वर्ड भी देख लो एक बारी। ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है, जब प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस होगा और पिरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस होगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो यहाँ यूरासिल नहीं आएगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्जन होता है, थाइमीन होता है इधर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई स्टेटमेंट। अब हमसे पूछे कि कौन सी सही है, तो सही तो हमारी दो ही है, A एंड C।
तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया क्रोमोसोम 11 का डिसऑर्डर है, बीटा ग्लोबिन चेन का डिसऑर्डर है, ट्रांसवर्जन होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है यहाँ पर, इसकी वजह से सिकल शेप हो जाती है आरबीसी की, और जो आरबीसी हैं उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। आई थिंक 168 क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाएगा और बैकग्राउंड भी सबको समझ आ गया होगा। 168 के बाद हमें 176 एंड 177 खत्म करने हैं, एक बार हम उस पर चलते हैं। 176, which one of the following acts as an inducer for लैकोपेरोन? बहुत इजी क्वेश्चन है। लैकोपेरोन एक सिस्टम है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसमें एक जीन होती है, रेगुलेटरी जीन, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करती है, ऑलवेज एक्सप्रेस करेगी। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है, जो बाकी स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर है और उसके बाजू में जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड हो जाती है। रिप्रेसर प्रोटीन किसके साथ जाकर बाइंड हो जाती है, ऑपरेटर के साथ। तो नॉर्मल कंडीशन में ये कभी भी लैकोपेरोन को एक्सप्रेस नहीं करने देगी, क्योंकि इसने क्या कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया किसका, ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम का, जो कि होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो सिंपल सा समझो, लैकोपेरोन के अंदर याद कीजिए, थोड़ा बहुत रिकॉल आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा पाऊंगी ये वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं थोड़ा ओवरव्यू समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक प्रमोटर रहता है, एक रेगुलेटरी जीन रहती है, उसके बाद फिर प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, फिर जेड जीन होती है, वाई होती है और ए होती है, राइट। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन, इससे बनता है कौन सा, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन किस पर जाता है बेटा, ऑपरेटर रीजन पर जाता है। जब रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर रीजन पर बाइंड होगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हेंस वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर आपने बैक्टीरियम को मीडियम में लैक्टोज दिया है, तो वो लैक्टोज को एब्जॉर्ब करके अंदर लेगा, और जब लैक्टोज को अब्सॉर्ब करके अंदर लेगा तो लैक्टोज किसके साथ जाके बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और उसे इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो इनएक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट होता है, अब वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता। अब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन जी वाई ए या फिर जेड वाई ए का आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, लेटर ऑन उसका ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, तो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो लैक ओपेरोन को इंड्यूस किसने किया, लैक्टोज ने किया, तभी तो इसका नाम क्या रखा है, लैक ओपेरोन। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। 176 के बाद चलते हैं 177 क्वेश्चन पर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर ही लोगे। एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से बच्चों सबसे बन ही जाते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड यूट्रोफिकेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है, जंगल को काटना। रिफोरेस्टेशन क्या है, जंगल को वापस ग्रो करना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो क्या करती है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस अर्थ से एस्केप होनी चाहिए वो एस्केप नहीं होती, बल्कि वो वापस एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब हमारी अर्थ हीटअप होती है तो उससे कौन सी रेडिएशंस निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वापस एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेम इफेक्ट ग्रीन हाउस में देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रीन हाउस इफेक्ट। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा है लेक में तो लेक की एजिंग हो जाती है, पानी टर्बिड हो जाएगा, लेक कम गहरी रहेगी, लेक क्लियर नहीं दिखेगी, लेक के अंदर बहुत सारी एल्गल ग्रोथ हो जाएगी, उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जनरली न्यूट्रिएंट्स नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। अब मैच कर लेते हैं। डिफोरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फेयर, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। Conversion of forested area to non-forested area, deforestation. Natural aging of lake by nutrient enrichment is eutrophication. Process of restoring a forest that once existed but was removed is reforestation. इससे easy question कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी छोटे बच्चे को भी दिया जाएगा ना, वो तीन चीजें तो बता ही देगा, ए बी सी। एनवायरमेंट जो है हम क्लास 5 से पढ़ते हैं, तो क्लास 5 के बच्चे को भी दोगे तो वो डिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बता ही देगा। तो 177 सबको आ गया। 179 पर चलते हैं। 179 में लिखा है एक्स एंड वाई आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। ही इज द फादर ऑफ taxonomy. Who is the founder of taxonomy? Aristotle is the founder of taxonomy.
Who is father of zoology and biology? Aristotle is father of zoology and biology. Who is father of botany? Theophrastus is father of botany. Who is father of Indian botany? William Roxburgh. तो ये सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए मैंने आपके। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है? एक्स एंड वाई आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऐसा नोमेनक्लेचर जिसमें नेम के दो कॉम्पोनेंट होते हैं। पहला जेनेरिक नेम होता है जो कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि स्मॉल लेटर से शुरू होता है। ये दोनों ही लैटिन में होते हैं। इनके लेटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए अगर इसे प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में प्रिंट करोगे, और अगर हाथ से लिख रहे हो तो हैंड रिटन होना चाहिए, राइट, एंड सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। तो दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जी। अच्छा, एक्स हो गया जेनेरिक नेम, वाई हो गया स्पेसिफिक एपिथेट, और ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इसमें तीसरा नाम और आता है, वो होता है साइंटिस्ट का नाम जो रोमन में लिखा जाता है, जिसे इटैलिक्स में नहीं लिखते, और वो अब्रिविएटेड फॉर्म में होता है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो 179 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे लग रहा है ये इन क्वेश्चंस की वजह से बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि ये इनमें सोचना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 182 एंड 183। 82 में लिखा इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोसोम्स क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्डिंग करती है वेसिकल, टिब्यूल या लैमेले के फॉर्म में, उसे हम मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सेल वॉल फॉर्मेशन, इन सब में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। मीजोसोम को माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस बोला जाता है बिकॉज वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मीजोसोम्स को कॉन्ड्रोइड भी कहते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बहुत इजी है, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है हमारी। Then 183, select correct sequence of substages of prophase 1 of meiotic division. Meiosis के अंदर दो स्टेजेस होती है, meiosis 1 एंड meiosis 2। बीच में एक शॉर्ट लिव पीरियड होता है जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, लेकिन जितने भी डेफिशिएंट प्रोटीन्स हैं या कोई ऑर्गेनली है वो सब सिंथेसाइज हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट लिव पीरियड होता है, दैट इज इंटरकाइनेसिस। इसको इंट्रामियोटिक इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। मियोसिस 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके अंदर काफी सारी सब स्टेजेस होती है। और मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है। मियोसिस 1 के अंदर जो पहली स्टेज है प्रोफेज 1, उसे क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें हमने बोला ना, लेजी पिग डिप एंड डाई, ये वाली निमोनिक से भी याद कर सकते हो आप। लेजी पिग डिप एंड डाई वाली निमोनिक से भी याद कर सकते हो, या फिर लता जरा पानी दे दे, इससे भी याद कर सकते हो। तो लता या लेजी से लेप्टोटीन याद रखेंगे, जरा या जी से जाइगोटीन याद रखेंगे। ठीक है, पानी, पानी से पैकेटीन याद रखेंगे, पिक से पैकेटीन याद रखेंगे, डिप से डिप्लोटीन याद रखेंगे, दे में दो दे है ना, तो एक से डिप्लोटीन एक से डाइकाइनेसिस कर लो, या डिप एंड डाई से डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस कर लो। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको प्रोफेजोन से कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन दे चोज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ नहीं सकते थे। तो आपको पता है कि लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, बुके स्टेज भी कहते हैं। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में होता है। डिप्लोटीन में सानेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, डिप्लोटीन सस्पेंडेड स्टेज है, एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा इज एसोसिएटेड विद डाइकाइनेसिस। मैंने सिर्फ मेजर मेजर इवेंट्स बताई हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं करे हैं। हम थोड़ा रैपिडली देख रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 183 का आंसर आप देख लो, अब सीक्वेंस बना लेना कि किस हिसाब से होगा। देन हमारे पास 186, क्वेश्चन नंबर 186 आ जाता है। लेट्स गो टू 186। 186, यस, हियर इट इज 186। बेटा क्वेश्चन नंबर 186 पर है, विद रेफरेंस टू हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले रिकॉल करो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट क्या था। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एक अनइक्विवोकल प्रूफ देता है कि यस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने बैक्टीरियोफाजिस को ग्रो किया ऐसे बैक्टीरिया पर जो रेडियो एक्टिव सल्फर या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कैरी कर रहे थे। तो दो सेट बना लिए, एक रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बना लिया, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला बना लिया।
अब ये जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफाजेस थे, इनको लिया गया और इनसे इन्फेक्ट कराया गया नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स को, नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स जिनके अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं है। अब वायरस अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है तो अपने जेनेटिक मटेरियल से इन्फेक्ट करेगा, राइट। तो जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो वहां डीएनए पूरा रेडियो एक्टिव है, क्योंकि डीएनए के कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, वहां डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। एंड जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया गया वहाँ प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। क्यों होगा प्रोटीन रेडियो एक्टिव? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, एंड वी हैव सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड लाइक सिस्टीन एंड मेथ्रोनिन। तो आइडिया ये था कि जो बैक्टीरियोफाजस या जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर ग्रो किए गए उनका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, और जो वायरसेस रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रो किए गए उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। ओके। अब ये जो दो सेट ऑफ वायरसेस है इनको लिया गया और नॉर्मल बैक्टीरिया पर इन्फेक्ट कराया गया। इन्फेक्शन कराने के बाद देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो डीएनए वाले केस में बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलती है। तो मतलब कोई भी वायरस अगर इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को तो यूजिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल करेगा, और डीएनए वाले जहां डीएनए रेडियो एक्टिव था उस वाले केस के अंदर बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। जबकि जहां प्रोटीन रेडियो एक्टिव था वहां पर रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर एंटर नहीं करती। तो मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन तो नहीं है, जेनेटिक मटेरियल वही चीज होगी जो बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगी, वायरस जो चीज बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवाएगा। तो ये लॉजिक लगाया गया था। अब इसमें हमारे पास है वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियो एक्टिव डीएनए, बहुत सही है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन्ड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, ठीक है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पहली स्टेटमेंट सही होगी तो दूसरी कहाँ से सही हो जाएगी? कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हुई है। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, सल्फर तो डीएनए के अंदर होता ही नहीं है। ऐसे ही फॉस्फोरस प्रोटीन के अंदर नहीं होता। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ए एंड बी आ जाएगा सही स्टेटमेंट। बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों ने कई बार लेंथ देखकर कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या ही पूछा होगा, और कुछ बच्चे इसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहे होंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी, बट क्वेश्चन बहुत इजी था ये। आपको कहीं पर भी लॉजिक अप्लाई नहीं करना था इसमें, सिंपल सा आपको एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए था। अब है given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Okay, assertion: a person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. ठीक है, due to low atmospheric pressure at high altitude, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम सी लेवल से नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट वी एक्सपीरियंस ऑल्टीट्यूड सिकनेस विद द सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। तो ये बिल्कुल सही है, रीजन इसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आई थिंक इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है जो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूं। तो बहुत इजी है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाएगा, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन जो है वो उतनी आसानी से बॉडी को नहीं मिलेगी, और लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते हार्ट पैल्पिटेशन फील होगी। ठीक है। अब हमारे ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, क्वेश्चन नंबर 189 पर चलते हैं। द सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना तो मतलब हम न्यूक्लियोटाइड के साथ ही प्ले कर रहे थे, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना अगेन वी वर प्लेइंग विद न्यूक्लियोटाइड। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी बहुत इजीली फॉलो हो जाता था। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो अब प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने हैं, तो आप प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी फॉलो नहीं कर सकते। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डॉन्टिंग टास्क टू टेल अबाउट जेनेटिक कोड। बहुत सारे डोमेन से साइंटिस्ट आए थे, कोई फिजिक्स से, कोई केमिस्ट्री से, कोई बायोकेमिस्ट्री से, एंड अल्टीमेटली मैथमेटिशियंस भी आए थे, एंड अल्टीमेटली वी अंडरस्टूड जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड वो जो तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड कोड करते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ये कोड पैलिंड्रोमिक होता है, बिल्कुल गलत। पैलिंड्रोमिक क्या होता है बताओ, ये तो बचपन से सब पढ़ते आए हैं। पैलिंड्रोमिक याद करो, मलयालम लिख कर देखते थे कि आगे से भी मलयालम पीछे से भी मलयालम, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक। तो ये आप बायोटेक में भी पढ़ते हो। यूजीए मैंने बार बार अपने वीडियोस में बताया, उआ उगा तीनों क्या होता है? स्टॉप कोडॉन्स।
इनिशिएटर कोडोन क्या होता है, AUG, तो ये भी गलत हो गया। द कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, ईच कोडोन विल कोड फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंड वन कोडोन वोंट कोड फॉर टू डिफरेंट अमीनो एसिड। ठीक है, एंड इट इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब ऑलमोस्ट जो हमारा चेकर बोर्ड बनाकर दिया है वो सारी स्पीशीज पर अप्लाई हो जाता है। तो C एंड D हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं था। इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है, जैसे सेवेरोखाओ एंजाइम के बारे में बताया हुआ है, होमोपॉलीमर्स के बारे में बताया है, कोपॉलीमर्स के बारे में बताया हुआ है, निरेनबर्ग के बारे में बताया हुआ है, सेल्फ फ्री सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। बेटा वो सब पढ़ना है, तो मैं इतनी जल्दी उसको कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको वो सारी चीजें करनी है। 189 के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 191। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। अगर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है तो उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहेगी, मतलब उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। ठीक है, अगर बीओडी ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीओडी ज्यादा है तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो बीओडी इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये तो ठीक है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन ज्यादा यूज कर ली, बैक्टीरिया ने ज्यादा यूज कर ली, तो डिसॉल्व तो कम ही रह गई। लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हाई बीओडी लीड टू लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ, सही है, एक्वेटिक लाइफ का लॉस हो जाएगा। हाई बीओडी लीड्स टू हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये तो गलत है। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी, ये ठीक है। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर बॉडी, ये तो बता ही दिया मैंने आपको। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आप सी को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट कर सकते हो। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, A B D and E। तो 191 में कोई कंफ्यूजन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा तो बीओडी ज्यादा, बीओडी ज्यादा तो डीओ कम, डीओ कम तो एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट हो जाएगी, बस सिंपल सा इतना याद रखना। अब हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चंस बचे, एक 195 एंड एक 200, तो हमारा बॉटनी वाला इसका पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। 195, which of the following statements are correct with respect to Golgi apparatus? Golgi apparatus के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the following statements are correct with respect to Golgi apparatus? तो Golgi apparatus, it is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids, सही है। It produces cellular energy, नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। It modifies the protein synthesized by ribosomes on ER, तो RER पर जो प्रोटीन्स बनते हैं, it modifies those proteins, yes, correct. It facilitates the transport of ions, नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। It provides mechanical support, वो ER का काम है, इसका काम नहीं है। A and C हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोल्जी अपैरेटस के अंदर दो रीजन होते हैं, एक सिस एंड होता है, एक ट्रांस एंड होता है। जो सिस एंड होता है वो फॉर्मिंग फेज होता है, जो ट्रांस एंड होता है वो मैच्योरिंग फेज होता है। सिस एंड फॉर्मिंग फेज, ट्रांस एंड मैच्योरिंग फेज। सिस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस जो होता है वो कॉनकेव होता है। ठीक है, और दोनों एंड्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी मॉडिफिकेशन करती है, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बने हैं ईआर के अंदर, उसका मॉडिफिकेशन करती है गोल्जी। इसके अलावा गोल्जी लुब्रिकेंट्स बनाती है, जैसे रूट के अंदर लुब्रिकेंट्स की जरूरत होती है फॉर पेनिट्रेशन, वहां पर मिलेगा। स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम होता है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज कोई एक काम नहीं करती, बहुत सारी जगह अलग अलग रोल प्ले करती है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास होपर। ओके, ग्रास होपर में जो मेल होती फीमेल होती है वो XX होती है बेटा, और जो मेल होता है वो XO होता है। तो मेल हेट्रोगैमेटी शो करता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी शो नहीं करती। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी, नहीं। हेट्रोगैमेटी का मतलब क्या होता है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग है, या सेक्स क्रोमोसोम का दो कॉपी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, या तो दोनों कॉपी अलग अलग है, या दो कॉपी प्रेजेंट ना होकर सिर्फ एक ही कॉपी है, तो एज ए रिजल्ट आधे गैमिट अलग दिखाई देंगे, आधे गैमिट अलग दिखाई देंगे। लेकिन अगर सेक्स क्रोमोसोम्स के दो कॉपी आइडेंटिकल है, तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम से तो हमारे पास जो गैमीट्स दिखाई देंगे बनने के बाद, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम टाइप। तो हेट्रोगैमेटी फीमेल तो शो नहीं करेगी, मेल शो करेगा, क्योंकि आधे गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और आधे में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेल आना चाहिए। मेल प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ईदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ये करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, नहीं,
जो मेल है उसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे। ऑटोसोम्स नॉर्मल वाले क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम जिन पर हमारे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन की जीन्स अवेलेबल होती है। ऑल एग्स बेयर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द ऑटोसोम। तो हर एग के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा ही होगा। अब इससे आप जितने भी गैमेट बनवाओगे उनमें ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक एक्स, ऐसे ऑटोसोम प्लस एक एक्स, तो ये सही है। अब इसमें पूछा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो, तो बी सी डी आपका करेक्ट है। हमने कुछ गलत किया? करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रास होपो, XX is female, XO is male. It is an example of male heterogamity. तो फर्स्ट गलत हो जाता है। मेल produces two different types of gametes, either with or without X chromosome, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम इन बोथ, अच्छा यहाँ गलत है। मेल्स एंड फीमेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं है, नहीं मैंने पॉइंट आपको बताया था, बस मैंने इसे करेक्ट मार्क कर दिया। तो हमारा बी एंड डी करेक्ट होगा, बी एंड डी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पूरा आपकी बॉटनी के पोर्शन कवर कर दिया, मतलब मोर देन 65% पेपर का हिस्सा कवर हो गया है। सिर्फ जुआलॉजी का पोर्शन बचा है, तो जुआलॉजी का पोर्शन हम लेटर ऑन कवर करेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यू जस्ट पिंग मी, आई कवर इट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन वीडियो आएगी। तो एक बार आप लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लो, देन उसका क्वेश्चन वीडियो करेंगे। एंड उसके बाद सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन वीडियो आएगा। अब लार्जली मैं क्वेश्चन वीडियोस पर ही फोकस करूंगी, ताकि आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपको समझ आएगी क्वेश्चन किस तरीके से रीड करना है एग्जाम में, ठीक है। That's all for today. Thank you for watching this video. Thank you for being wonderful audience. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।